वेलकम इन जेड लैब। इस लेक्चर में हम लोग एंशिएंट इंडिया प्राचीन भारत का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। हम लोग जानते हैं कि इतिहास बीते समय के मानव के क्रियाकलापों का अध्ययन है। इम्पोर्टेंट है कि केवल बीते समय का नहीं, मानव का। यही कारण है कि हम लोगों का जो पृथ्वी है करीब 450 करोड़ वर्ष पुराना है, लेकिन इतिहास 450 करोड़ पुराना नहीं है, क्योंकि उस समय पृथ्वी पर मानव नहीं था, तो उसका क्रियाकलाप भी नहीं होगा। मानव का उद्भव कैसे हुआ, विकास कैसे हुआ, उसके अलग अलग सिद्धांत हैं, अलग अलग थ्योरीज हैं। लेकिन हम लोगों के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि हाथ वाला मनुष्य, इसको कहते हैं हैंडीमैन, ऐसा आदमी जो अपने हाथ का उपयोग करना शुरू किया, पृथ्वी पर करीब करीब आज से 25 लाख वर्ष पहले आया था। और आधुनिक मानव, जिसको होमो एस्पियन भी बोलते हैं, जो आधुनिक मानव है, जिस तरह के हम लोग हैं, वह करीब करीब 5 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर उसका उद्भव हो गया था। तो हमारा जो इतिहास है पूरी दुनिया में, वो भी 5 लाख वर्ष पुराना होगा, क्योंकि उस समय से मानव का क्रियाकलाप शुरू हो गया। लेकिन जब मानव इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ तो वो इमीडिएटली लिखना पढ़ना नहीं जानता था, उसने कुछ लिख कर नहीं छोड़ा। इसलिए हमें उसके बारे में जानने के लिए जो खुदाई करके कहीं और अवशेष मिलते हैं, उससे पता लगाना होता है। तो ऐसे इतिहास को, ऐसे समय के मनुष्य के क्रियाकलाप को, जिसके बारे में कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, उसको प्रागैतिहासिक या प्राक इतिहास बोलते हैं। प्राक, प्री हिस्ट्री, इसको प्रागैतिहासिक भी बोलते हैं, ये काल भी बोलते हैं। यह अपने देश में जो ये मानव था, आधुनिक मानव, यह इस समय तक दुनिया में हुआ, आया। और ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले अफ्रीका में आया, अफ्रीका से अलग अलग जगहों पे वो गया। भारत में जो सबसे अधिक प्राचीन मिला है वो करीब 2 लाख वर्ष पुराना है। कुछ प्रमाण मिले हैं खुदाई से कि 2 लाख वर्ष पूर्व भारत में आदमी का क्रियाकलाप शुरू हो गया था। अभी तमिलनाडु में कुछ जगहों पे खुदाई करने से कुछ पत्थर के हथियार वगैरह मिले हैं। तो जो ऐसा समय था जिस समय इंसान, मानव, लिखना पढ़ना शुरू नहीं किया था, नहीं जानता था, या उस समय उसके क्रियाकलापों का कोई लिखित जानकारी उपलब्ध नहीं है, वह 3300 बीसी तक है। 3300 बीसी कहने का मतलब है कि देखिए, जो अभी हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, जैसे अभी हमारा कैलेंडर है, अभी हम लोगों का ईयर है 2021, तो ये कभी यहाँ 01 से शुरू हुआ था, और उससे पहले तो इसको यहाँ से जो शुरू हुआ, इसको हम लोग एडी कहते हैं, एडी। तो या इसको हम लोग सीई भी बोलते हैं, सीई। सीई का मतलब हुआ कॉमन ईरा, जो अभी हम लोग यूज करते हैं। और एडी मतलब होता था
आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट, आफ्टर क्राइस्ट। और इससे पहले, जैसे मान लीजिए कि इससे पहले जो समय होता था इसको हम लोग कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। अगर मान लीजिए ये 01 AD से पहले 10 ईयर्स पहले की बात करिएगा तो इसको लिखेंगे बिफोर क्राइस्ट, या अभी भी BC लिखते हैं लेकिन हम लोग इसको कहते हैं बिफोर कॉमन ईरा, कि जब से ये एक शुरू हुआ, यह शुरू हुआ इससे पहले। तो यह जो अभी हम लोगों का देखिए 2021 है, तो इससे पहले 3300 साल पहले की बात कर रहा है बिफोर। तो मतलब अगर 3300 और 2021 इसको जोड़ दीजिए तो 5521 साल पहले की बात कर रहा है। उस समय तक इतिहास, उससे पहले जो हुआ उसको हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, प्राक इतिहास काल। मतलब उस समय तक का इतिहास हमें लिखित में जानकारी अपने देश में नहीं है। उसके बाद ये जो है इस समय तक का, ये भी 3 पार्ट में है। एक होता है पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल और तीसरा है आधुनिक पाषाण काल। अब जैसे देखिए ये 2 लाख वर्ष पूर्व से लेके, और ये अगर 5000 वर्ष पूर्व, मतलब 1,95,000 साल का ये समय है, ये तीनों मिला के। तो इसमें स्वाभाविक रूप से उस आदमी में बदलाव होगा, उसके व्यवहार में बदलाव होगा, उसकी जानकारी में बदलाव होगा। तो इसलिए उसके आधार पे ये 3 पार्ट में बांटते हैं। पूरा पाषाण काल, इसमें आदमी बिल्कुल शिकारी था, खाना के लिए जंगल पे निर्भर करता था। मध्य पाषाण काल में वो पत्थर के छोटे छोटे हथियार बनाने लगा था, यहाँ बड़ा बड़ा हथियार, पत्थर का बहुत बड़ा औजार यूज करता था। तो उसके बाद ये जो आधुनिक पाषाण काल आया, यहाँ वो जानवर का पालना शुरू कर दिया था, खेती करना शुरू कर दिया था, इस तरह से हुआ। अब कुछ होता है आद्य इतिहास, मतलब यह जो इतिहास है इसको कहते हैं प्रो इतिहास काल। कहने का मतलब कि जहाँ के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, हो सकता है वहाँ लिखा हुआ न मिले, लेकिन उसके बारे में दूसरे जगह लिखा हुआ मिले। जैसे हमारे भारत में हम लोग पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, जिसको इंडस सिविलाइजेशन भी बोलते हैं अंग्रेजी में। उसका जो लिखा हुआ है, उसकी जो लिपि है, उसको आज तक पढ़ा नहीं जा सका। लेकिन उसका जब व्यापार होता था दूसरे जगह, जब जिस समय यहाँ पे इंडस सिविलाइजेशन था, मेसोपोटामिया और मिस्र में भी सिविलाइजेशन थे, वहाँ भी सभ्यता विकसित थी, उन लोग लिखना पढ़ना जानते थे, उनका जो लिपि है उसको पढ़ा गया है। उसमें इस सभ्यता के बारे में वर्णन है। तो ऐसे इसलिए इस सभ्यता को हम लोग बोलते हैं प्रो इतिहास काल, कि यहाँ पे उन्होंने खुद नहीं लिखा है, लेकिन उनके बारे में दूसरा जो लिख के रखा है उससे पता चलता है। और यह पहला सिविलाइजेशन था भारत में जहाँ नागरिकीकरण हुआ था, मतलब सिटी बने हुए थे, शहर बने हुए थे। और यह कितना था, 3300 BC से 1500 BC तक। मतलब अगर आपका टाइम में देखिएगा तो अगर यह देखिए, यह 1 AD है और अभी हम लोगों का यहाँ समय है 2021 AD, या इसी को बोलते हैं AD या CE, कॉमन ईरा, इसी को बोलते हैं कॉमन ईरा। तो इससे पहले ये देखिए, ये कितना साल है, 1500, इससे पहले 1500 वर्ष तक, और इससे पहले और ये देखिए 3300। तो ये जो समय था 1500 और 3300, ये मतलब कितना साल हो गया, 1800 साल, 1800 वर्ष। यह था, इसी को बोलते हैं सिंधु
घाटी की सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन, इसको आप मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति के बारे में भी जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग दूसरे लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यह जो 1800 साल का समय था वो कब से कब तक था? 3300 BC या क्राइस्ट ईरा, कॉमन ईरा से लेकर और 1500 तक यह था। इस समय शहर बसा हुआ था और उनका व्यापार दूसरे सभ्यता जो मेसोपोटामिया और मिस्र का था उनके साथ होता था। उनका जो लिखित विवरण है उसमें भी इसका उल्लेख है, इसलिए इसको प्रो इतिहास काल भी कहा जाता है। अब जो प्राचीन भारत है उसके बाद हमने देखा 1500, उसके बाद 1500 से 600, मतलब यहाँ था 1500, यहाँ था 3300, अब देखिए ये हो गया 600, ये है 600, यह था 1500 और यह था 3300। तो यह तो सिविलाइजेशन इंडस हो गया और यह जो पोर्शन हुआ कितना साल? 900 साल का, 900 वर्ष का करीब करीब, यह हुआ वैदिक सभ्यता। इसको वैदिक सभ्यता कहते हैं। यही समय था जब अपने जो वेद हैं वो लिखे गए थे, उपन्यास और भी बहुत सारे ग्रंथ इस समय लिखे गए, जिसके बारे में डिटेल में हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो 600 BC से 200 BC तक, ये देखिए फिर ये 400 साल हो गया, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये है 200 BC तक, ये 400 साल हो गया। इसमें ये दूसरा नागरिकीकरण हुआ। ये जो वैदिक सभ्यता था एक गांव की सभ्यता था। जो इंडस सिविलाइजेशन था वो माना जाता है कि बाढ़ या आक्रमण के कारण जब वो तहस नहस हो गया, ख़त्म हो गया, और उसके बाद ये जो वैदिक सभ्यता आया, ये आर्य लोग बसाए बाहर से आकर और इन्होंने बसाया। और यह जो सभ्यता था वैदिक, यह गांव वाला था, ग्रामीण था। उसके बाद फिर से ये देखिए करीब 900 साल के बाद फिर से शहर बसे, और वो दूसरा नागरिकीकरण, इसको महाजन पद का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय जो देश था अपना वो 16 अलग अलग जो वंश के लोग थे। जन मतलब होता है जो एक समूह में लोग रहते हैं, एक तरह का जो परिवार होता है, एक तरह का जो ट्राइब होता है। तो उस तरह के अलग अलग जो लोग रह रहे थे, तो अपना पूरा देश जो था वो महाजन मतलब जन का बड़ा हो गया। तो कुछ कुछ क्षेत्र में एक एक जो वंश था वो शासन करता था, और इसमें दोनों तरह के थे। कुछ जगह चुनाव होता था, लोग चुनते थे, लोकतांत्रिक होता था, और कुछ जगह जन्मजात से होते थे। तो ऐसे 16 थे। यही समय था कि जब महावीर और गौतम बुद्ध का अवतार हुआ, और उन लोगों ने जो ये वैदिक सभ्यता थी, उस समय जो धर्म था उसमें स्पेशली जो वर्ण व्यवस्था था वो वैदिक सभ्यता में आया था, और वह जन्मजात बन गया था। तो जो निम्न श्रेणी के लोग थे, वर्ण के लोग थे, उनको बराबरी नहीं दिया जाता था, समानता का अधिकार नहीं था। उनके साथ बहुत तरह के अत्याचार होते थे,
और यही कारण था कि ये गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म और जैन धर्म इस समय आया और वो जो वर्ण प्रथा था, जाति प्रथा था, उसका विरोध किया और इसलिए इनको बहुत इनका स्वागत किया गया, इनको बहुत समर्थन मिला। और ये जो महाजन थे सब आपस में लड़ते भी रहते थे, तो उसमें ये जो मगध था उसको सबसे अधिक मगध की जीत हुई और ये बिंबिसार, अजातशत्रु और अंत में नंद वंश प्रभावी शासक हुए, नंद वंश के प्रभावी शासक हुए। और उसका जो लास्ट सम्राट हुआ धनानंद, वो था बहुत बहादुर, उसने बहुत बड़ी सेना रखा था लेकिन बहुत क्रूर था। उसको चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य की मदद से उसकी हत्या करके और मौर्य वंश का स्थापना किया। और मौर्य वंश करीब करीब देखिए 322 बीसी से 150 बीसी तक रहा। उसके बाद जब इसका शासक अशोक तक बहुत मजबूत रहे और इनका जो क्षेत्र था वो भारत के अफगानिस्तान से लेकर पूरा भारत, वर्तमान जो भारत है उसमें फैला हुआ था। इनका राजधानी पाटलिपुत्रा में था। लेकिन अशोक के बाद जो मौर्य शासन के, मौर्य वंश के शासक हुए वो कमज़ोर हो गए और उस कमजोरी का फायदा उठा के विदेशी आक्रमण होने लगे। और ये विदेशी बैक्टेरियन, पार्थियन, शक और कुषाण ये बाहर से आए और देश में अलग अलग क्षेत्रों में इन लोगों ने शासन किया। उससे पहले ये नंद वंश के समय सिकंदर, जिसको अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है, वो आया था। लेकिन नंद वंश के क्षेत्र में घुसने से पहले उसकी सेना वापस हो गई, क्योंकि धनानंद का जो सेना था उसके बारे में उन्होंने सुन रखा था और वो उससे लड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन जब अशोक कमज़ोर हो गया, मौर्य वंश कमज़ोर हो गया अशोक के बाद, तो ये आए और इन्होंने देश में शासन करना शुरू किया। और ये सभी, चूँकि हमारे देश का इस तरह का लोकेशन है कि जितने भी उस समय आक्रमण हुए सभी नॉर्थ वेस्ट से हुए, तो ये सभी शासन उत्तरी भारत में करते रहे और सेंट्रल मध्य भारत में। दक्षिण भारत में ये उस समय चोल, चेर और पांड्या ये 3 राजवंश थे जो शासन कर रहे थे और संगम साहित्य का बहुत विकास हुआ। संगम मतलब सभा,
जो तमिल भाषा के विद्वान थे वो सभा में बैठकर और ग्रंथ लिखने का काम करते थे, डिस्कस करते थे, जिसको कि वो संगम साहित्य बोलते थे। ईसाई धर्म का आगमन भी भारत में पहले कोई प्रचारक आए, सेंट थॉमस, जो इसी काल में आए थे। उसके बाद ये 200 साल फिर 320 से 520 क्राइस्ट ईरा या एडी बोलते हैं, ये जो 200 साल था यह गुप्त काल रहा। गुप्त वंश के राजा शासन किए। इसको प्राचीन भारत का स्वर्णिम काल, बहुत सारे इतिहासकार इसको स्वर्णिम काल कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत के संस्कृति, व्यापार, कला सबका बहुत विकास हुआ। लेकिन कुछ इतिहासकार को ऐसा बोलने से आपत्ति होती है, क्योंकि उस समय जो हिंदू धर्म की बुराइयां हैं, जैसे जाति प्रथा इत्यादि, वो बहुत रिजिड हो गया था, उसको बहुत बढ़ावा मिला। इसलिए बहुत सारे साहित्यकार इसको स्वर्णिम काल नहीं भी कहना चाहते हैं। गुप्त वंश के शासन के बाद, गुप्त वंश का जब तक शासन हुआ, गुप्त वंश के जो शासक थे उन्होंने फिर पूरे भारत पे शासन करना शुरू किया, पूरे भारत को जीत लिया। दक्षिण में नर्मदा नदी तक और बाकी पूरे भारत जो आज हम देखते हैं उसको उन्होंने जीत लिया और वो शासन कर रहे थे। लेकिन जब इनका गुप्त वंश का शासन अंत हो गया तो ये 5 वंश के लोग थे जो उत्तर भारत और मध्य भारत में शासन कर रहे थे, और स्वाभाविक है आपस में लड़ते भी थे। उनमें तो ये बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए थे, छोटे छोटे भाग में बट गए थे। हर्षवर्धन ये पुष्यभूति वंश का एक शासक हुआ, जिसने भारत को फिर एकीकृत करने का कोशिश किया और बहुत हद तक किया, लेकिन दक्षिण के राज्यों में वह नहीं कर पाया। तो दक्षिण के राज्यों में वहाँ के राजवंश चेर, चोल, पांडे, इनका शासन चलता रहा, ये शासन करते रहे। और ये सब से जो इनकी आपसी लड़ाइयों से ये सब करते करते भारत का असर ये हुआ कि ये 3 वंश मुख्यतः शासन करते रहे। प्रतिहार यह राजपूत वंश था, ये उत्तर और मध्य भारत में करते रहे। इनका जो राजधानी था वो कनौज था। पाल वंश ये भारत के पूर्वी भाग में बंगाल में शासन करने लगे, और राष्ट्रकूट या दक्षिण भारत, यह पहले चालुक्य जो चोल लोग थे, चालुक्य वंश का शासन था, उसका कोई सामंत था, उसने उस वंश के शासन को समाप्त करके अपना शासन शुरू किया, जिससे राष्ट्रकूट वंश का शासन स्थापित हुआ। और ये तीनों भारत के 3 अलग अलग भाग में शासन कर रहे थे, और तीनों आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे, क्योंकि अपना
क्षेत्र वो बढ़ाना चाहते थे। तो ऐसी हालत में जो यह समय था 705 से 750 से 1206, करीब करीब 450 साल का, इसको इतिहासकार प्राचीन भारत के काल का अंधकार युग कहते हैं, डार्क एज। डार्क एज क्योंकि इस समय सभी लोग आपस में लड़ाइयाँ करते रहते थे और उस लड़ाइयों के कारण यहाँ कोई भी शासक अपने आप को मजबूत हालत में नहीं पाया और तुर्क जब आक्रमण किए तो वो आसानी से जीतते चले गए और 1206 ईस्वी में इल्तुमिश जो ऐबक का, गुलामुद्दीन ऐबक का वो गुलाम था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की। गुलाम सामंत था, उसने गुलाम वंश की स्थापना की, जिसके बाद भारत में मुगलों का शासन चलता रहा। तो 1206 एडी गुलाम वंश की स्थापना तक के भारत को प्राचीन भारत के रूप में अध्ययन करते हैं। उसके बाद का जो भारत है उसको मध्यकालीन और फिर उसके बाद के भारत को आधुनिक भारत के रूप में अध्ययन करते हैं। तो प्राचीन भारत को फिर हम लोग अलग अलग लेक्चर्स में ये अलग अलग काल, अलग अलग शासक और उस समय की जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व्यवस्था थी उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे।